हाय साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। सो आज की हम इस क्लास में इन डिटेल समझेंगे प्रीनेटल स्टेज एंड इन्फेंसी पीरियड को। बात कर लेते हैं, ये टॉपिक्स चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट क्लास 11 साइकोलॉजी के हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। स्टूडेंट्स, हम प्रीनेटल स्टेज से लेकर ओल्ड एज तक हमारी ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ रहती हैं। ये सभी जो स्टेजेस हैं, इन सबका एक टाइम पीरियड रहता है। इन सभी स्टेजेस में हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, सोशो इमोशनल हो रही है, मॉरल डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंट डेवलपमेंट्स रहती हैं। तो इन डेवलपमेंट्स को हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीनेटल स्टेज की। तो प्रीनेटल स्टेज स्टूडेंट्स 40 वीक्स का रहता है, या आप कह सकते हैं प्रीनेटल स्टेज। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ जी। सो प्रीनेटल स्टेज स्टूडेंट्स अराउंड 9 मंथ्स का रहता है। 9 मंथ्स का वीक्स में आपको पता रहना चाहिए। तो 40 वीक्स जो है आपका एग्जाम के लिए जाएगा, आप साथ में ऐड ऑन 9 मंथ्स लिख सकते हो, बट 40 वीक्स आपका ये अराउंड प्रीनेटल स्टेज रहता है। प्रीनेटल स्टेज अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कंसेप्शन पीरियड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, जब अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, वो एक फीटस काइंड ऑफ है, वो मदर के वूम में है, उस टाइम पर उसकी डेवलपमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम उस सब चीज़ों को जानेंगे। प्रीनेटल स्टेज की स्टूडेंट्स अगर हम आगे डिटेल में बात कर लेते हैं, तो ये आपका पूरा एक जो स्लाइड है, इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। तो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो जो पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ है, मतलब कि बच्चे का माँ के गर्भ में आने से लेकर जन्म होने तक का ये जो पीरियड है, जो बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग है, जब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वहाँ से लेकर जो जन्म तक का पीरियड है, इस पीरियड को हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। तो आपको ये पता रहना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड रहता है फॉर अबाउट 40 वीक्स, या आप कह सकते हैं अराउंड 9 मंथ्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग। सो बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। किस तरीके से? प्रीनेटल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटरनल का मतलब है बच्चे मदर, ठीक है, ध्यान से समझिए। माँ के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो बच्चे को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि माँ की उम्र क्या है, जब जो मदर है वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पर उनकी एज क्या है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा यंग है, उसका भी एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है बच्चे की डेवलपमेंट पे। और अगर माँ की उम्र ज़्यादा है तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि जो मदर है स्टूडेंट्स, अगर वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खाती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्लेजेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर वो जंक फूड्स खा रहे हैं, अगर वो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं है या ना के बराबर है, तो बच्चे की डेवलपमेंट पर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज़ द रीज़न कि प्रेग्नेंट विमेन जो है वो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हैं। एंड इमोशनल स्टेट मतलब मदर को वरी है, मदर को एंजाइटी है, मदर का मूड ऑफ रह रहा है, माँ का मन किस तरीके का है, इस चीज़ का भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये थी एक बात जिसमें हम बात को समझ रहे हैं, दैट मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में माँ की उम्र, माँ का न्यूट्रिशन एंड मदर की इमोशनल स्टेट बच्चे को इम्पैक्ट कर रही है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, डिजीज और इन्फेक्शन कैरिड बाय द मदर अफेक्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है अगर माँ को किसी भी तरह की बीमारी है या कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो बच्चे को भी इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल रुबेला, जर्मन मीजल्स, जेनिटल हर्ब्स एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV। अगर माँ इन चीज़ों से सफ़र कर रही है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो ये बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के बाद ये पाया जा सकता है कि बच्चा जो है उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और बच्चा जो है वो सफ़र कर रहा है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेराटोजेंस की। तो टेराटोजेंस बच्चे बेसिकली इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ या डेथ हो सकती है। मतलब बच्चे का जन्म नॉर्मल ना होते हुए सीरियस एबनॉर्मेलिटी के साथ फेस कर सकता है, या फिर बच्चे का जन्म से मतलब जैसे उसका जन्म हुआ उसकी डेथ भी हो सकती है, या माँ के गर्भ में ही उसकी मौत जो है वो हो सकती है, फीटस की डेथ हो सकती है। तो टेराटोजेंस की अगर हम बात करें तो टेराटोजेंस है क्या? इन्वायरमेंटल एजेंट से हमें समझ में आ रहा है दैट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर बच्चे की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हमने जेनेटिक वाले तो सारे समझ लिए कि मदर का उम्र, न्यूट्रिशन, इमोशनल स्टेट क्या है, मदर कोई डिजीज़ कैरी कर रही हैं, उन सब का इम्पैक्ट हमने देख लिया, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। जितना आपकी एनसीईआरटी में आपको उतना ही जो है उसको लर्न करके जाना है, प्रीनेटल पीरियड बहुत डिटेलिंग में नहीं है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कॉमन टेराटोजेंस में सबसे पहले ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशन, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो ये देखा गया है दैट प्रेग्नेंट विमेन अगर ड्रग्स को कंज्यूम करती हैं, ड्रग्स मतलब के नशे वगैरह, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है मैरिजुआना, हीरोइन, कोकेन एक्सेट्रा, ये सब नशे हैं। और अगर ये ड्रग्स को कंज्यूम करती है प्रेग्नेंट लेडी तो इसका बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अल्कोहल, टोबैको भी ड्रग्स में आ जाता है। अच्छा, ऊपर वापस से आ जाओ, इन्फेक्शंस तो हमने पढ़ लिया दैट अगर कोई इन्फेक्शन अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, अगर माँ को पहले इन्फेक्शन नहीं थी बट आफ्टर द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम कहेंगे, उनको अगर किसी भी तरह की कुछ इन्फेक्शन हो जाती है तो वो भी बच्चे को इम्पैक्ट कर सकती है। रेडिएशंस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो एक्सरेज की। तो जब अगर प्रेग्नेंट लेडी ऐसे कुछ एक्सरेज करवा रहे हैं या कुछ भी, तो उस हार्मफुल रेडिएशन का, उस हार्मफुल रेस का बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। पोल्यूशन आसपास का बच्चे को इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन है, रेडिएशन है, पोल्यूशन है, ड्रग्स इनटेक हो रहा है, तो बच्चे में हार्मफुल इफेक्ट्स देखे जाते हैं फीटस में, और ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। ये पॉसिबल है कि बच्चे के जन्म के बाद उसमें देखा जाए कि उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं या उसका इंटेलिजेंस लेवल में जो है वो कमी है। तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। या फिर ना, अगर आप कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे के कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। रेडिएशंस, अगेन रेडिएशन वर्ड आ गया है, जैसे कि एक्सरेज या फिर सर्टेन केमिकल्स नियर इंडस्ट्रियल एरिया। भी लेट्स से जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहते हैं, तो इंडस्ट्री से जितना भी धुआं आ रहा है या जो भी केमिकल्स वो रिलीज़ कर रहा है वो भी बच्चे के जीन्स में परमानेंट चेंज लेकर आ सकता है। तो मतलब कौन से इन्वायरमेंट में मदर रह रहे हैं, चाहे वो खुद से ड्रग्स को इनटेक कर रहे हैं, चाहे पोल्यूशन वाला जो इन्वायरमेंट है वो उनका इनटेक हो रहा है। लास्ट पॉइंट इज दैट इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या फिर टॉक्सिक वेस्ट, जैसे कि अगेन यू हैव टू लर्न दीज थ्री, कार्बन मोनोक्साइड, मरकरी एंड लेड, जो हैं ये बच्चे सोर्सेज ऑफ डेंजर हैं, बच्चे के लिए खतरा है, बच्चे की मृत्यु, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ द प्रीनेटल स्टेज, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीनेटल स्टेज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस इज़ द थिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसको लर्न करके एग्जाम में लिख कर आना है। प्रीनेटल स्टेज के बारे में पूछ सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, दोनों जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को लिख कर आना है, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, अब हम इन्फेंसी पीरियड की बात कर लेते हैं। सो हमें टाइम पीरियड का पता रहना चाहिए दैट इन्फेंसी पीरियड जो है स्टूडेंट्स वो 0 to 2 ईयर्स में आपका इन्फेंसी पीरियड रहता है एक बच्चे का, मतलब जन्म के बाद और 2 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो किस में जाएगा, इन्फेंसी पीरियड में जाएगा। सो इन्फेंसी पीरियड में स्टूडेंट्स हम समझेंगे MSCS, MSCS को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मतलब M स्टैंड्स फॉर मोटर डेवलपमेंट,
S stands for sensory abilities, C stands for cognitive development, and again S स्टैंड्स फॉर सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। तो आपको MSCS करके आपको लर्न रखना है, आपको याद रखना है, सो दैट आपको एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए दैट इसमें कौन सी हमने डेवलपमेंट की थी। सो इसका शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान रखना है, दैट इज MSCS। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम M की बात करें, दैट इज मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स, जो एक न्यू बॉर्न होता है बच्चा जो है, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, अच्छा मोटर की बात कर लेना, सो एवरीथिंग रिलेटेड विद योर मूवमेंट। जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जब आप लिख रहे हो तो उसमें आप अपने हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप लाइक कुछ आप ग्लास उठाकर पानी पी रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप भाग रहे हो, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, ये सारी आपकी बॉडी की मूवमेंट है। और ये सभी मूवमेंट किस में जाती है स्टूडेंट्स? मोटर डेवलपमेंट में जाती है। सो मोटर इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ बॉडी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बॉडी मूवमेंट में मोटर डेवलपमेंट की बात करें, अब बच्चा जो है सबसे पहले रिफ्लेक्सेस से गवर्न होता है। रिफ्लेक्सेस ना मतलब ऐसे रिएक्शंस जो बच्चा अचानक से दे देता है बिना सोचे, विदाउट थिंकिंग। सो विदाउट थिंकिंग बेटा जी, बच्चा जो है बिना सोचे वो ऑटोमेटिक जब रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है, ऐसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को, ऐसे बिल्ट इन रिस्पॉन्सेस को जो उसके ऑलरेडी भगवान ने ना उसमें डालकर ही भेजे हैं। जैसे अगर आप बच्चे के ना 0 to 2 ईयर्स के बिटवीन आप देखना, आप बच्चे की ना जो पाम है, जो हथेली है, इसमें आप ना फिंगर रखना, तो वो अपने आप ही आपकी फिंगर ऐसे पकड़ लेगा। तो वो जो ग्रास्पिंग का, इसे हम कहेंगे ग्रास्पिंग वाला रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चा जो है वो चीज़ को पकड़ लेता है, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर आप बच्चे के चीक्स को टच करोगे तो वो आपकी तरफ मुड़ के देखने लग जाएगा। तो वो सोचता नहीं है पहले कि मुझे देखना है राइट या लेफ्ट, वो सीधा उसका इनबिल्ट रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। और ये जो ऑटोमेटिक वो रिएक्शन देता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। सम रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न, कुछ तो रिफ्लेक्सेस कहते हैं बच्चे में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कफिंग, ब्लिंकिंग मतलब आइज को ब्लिंक करना, ठीक है, यॉन करना, और ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट रहते हैं। जब हमें यॉनिंग आ रही होती है, आवाज़ आ रही होती है, या हम अपने दिन में कितनी बार हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक नेचुरल रहता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता दैट हम सोच रहे हैं और फिर हम ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है जी। सो ये रिफ्लेक्सेस बच्चे में, मतलब हम सब में ये जन्म लेते ही ये रिफ्लेक्सेस आ गए थे और ये हमारी थ्रू आउट द लाइफ ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। सो बेसिक फिजिकल स्किल्स की अगर हम बात करें, मतलब मोटर स्किल्स की, जैसे कि ग्रास्प करना या ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचना, है ना। तो 0 to 2 ईयर्स में आप देखोगे कि बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसी टाइम पीरियड के बिटवीन है, तो आप उसको कोई टॉय रख दो तो टॉय लेने के लिए, है ना, वो आगे को आएगा। बैठना, क्रॉल करना, वॉक करना, रनिंग करना। क्रॉल समझते हो? क्रॉलिंग करता है ना बच्चा, वॉक से पहले वो जिस तरीके से मतलब शेर की तरह जो है वो चलता है, तो दैट इज़ द क्रॉलिंग, ठीक है जी। सो क्रॉल करना, चलना, भागना, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है अपने इन्फेंसी पीरियड में सीख लेता है। अब इतना ही मोटर डेवलपमेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम सेंसरी एबिलिटीज़ की बात करें, तो सेंसरी एबिलिटीज़ अगेन वेरी इजी। देखो बेटा जी, बच्चे का जो विजन है ना, वो 6 महीने तक जो है इम्प्रूव होता है, एंड बाय अबाउट द फर्स्ट ईयर विजन जो है वो एडल्ट जैसा बन जाता है। तो 6 महीने तक जाके बच्चा जो है, उसका जो विजन है, उसका जो देखने वाली जो उसकी शक्ति है, जो उसकी सेंसेस है, वो 6 महीने तक वर्क करती है। और पहले साल के होते होते तक उसका एडल्ट की तरह एक बड़े मतलब एडल्ट इंसान, एक बड़े इंसान की तरह उसका जो विजन है वो क्लियर कट हो जाता है। तो उसके पहले क्या रहता है ना, उसे कलर डेफिशिएंट रहता है, एंड फुल कलर विजन डेवलप्स बाय 3 months ऑफ एज। कलर डेफिशिएंट रहता है, उसे कलर्स ही दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखता है सारा कुछ पहले 3 महीने के लिए। और 3 महीने का जैसे ही वो रहता है, तो उसके बाद वो फुल कलर विजन डेवलप करता है, उसे रंग दिखने लग जाते हैं, ठीक है, आसपास जो चीज़ें उसे ब्लैक एंड वाइट दिख रही होती हैं।
अगर हम उसके सुनने की बात करें, सुनने वाले सेंसेस की बात करें, तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वो सुनने लग जाता है। जब बच्चे को बुलाया जा रहा है या चुटकियाँ बजाई जाती हैं तो वो साथ ही आपकी तरफ देखता है। इसलिए जिन बच्चों को हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको अक्सर जब बुलाया जाता है बच्चे नहीं देखते, तो वहाँ पे पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन मार्क उठ जाता है दैट बच्चा हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा। जब हम बच्चे को बुला रहे हैं तो वो हमें क्यों नहीं देख रहा। तो वो बच्चे का चेकअप कराने के लिए जल्दी से जाते हैं। टच को अगर वो हम कहें कि रिस्पॉन्ड करता है, पेन फील करता है, वो सब उसमें जन्म लेते ही ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। और स्मेल और टेस्ट की कैपेसिटीज़ भी बच्चे में जन्म लेते ही होती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि बच्चा जब रो रहा होता है और जैसे ही वो अपने मदर की गोद में आता है तो बच्चा जो है वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, बिकॉज 9 मंथ्स उसने अपनी माँ की गोद में ही रहते हुए टाइम सारा स्पेंड किया होता है। तो वो जो माँ की हार्ट बीट होती है वो तक उसे जो है ध्यान में रहती है। तो जब उसको टैप टैप करते हैं ना और वो सो जाता है तो उसे लगता है कि वही हार्ट बीट चल रही है, तो उसको एक रिलैक्सिंग अपना कंफर्ट वाली जगह लगती है और वो सो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटे जी। तो ये हमारा MS हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, हमारा जो है सेंसरी एबिलिटीज़ वाली चीज़ भी हो गई है। अब हम C कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो बच्चे जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, जो साइकोलॉजिस्ट का नेम हमारे सामने आता है दैट इज़ जीन पियाजे। तो आप देखोगे, आप इन्फेंसी की बात कर लो, आप चाइल्डहुड में कॉग्निटिव की बात कर लेना, आप अडोलेसेंस में बात कर लेना, सब जगह जीन पियाजे ने अपने व्यूज़, अपनी थियोरी जो है उसका कंक्लूजन निकाल कर अपनी बात को रखा हुआ है। सो जीन पियाजे की हम अगर बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन इन्फेंसी पीरियड, तो पियाजे ने कहा कि बच्चा जो इस स्टेज में रहता है वो अपने इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस से बियॉन्ड नहीं जाता, विच मीन्स दे लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या रहता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब रहता है दैट बच्चे के ना दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाती है, दैट हाँ ट्री ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। तो जब वो चाइल्डहुड में जाता है तो वो बिना ट्री को देखे ट्री को ड्रॉ कर देता है। लेकिन यहाँ भी इन्फेंसी में ना वो इस ऑब्जेक्ट परमानेंस को लैक करता है। ओके, आसान भाषा में मैं समझाती हूँ। आप 2 साल के बच्चे का टाइम पीरियड जो रहे उसमें आप पता है क्या करना, बच्चे के सामने उसको टॉय दिखाना, उसके बाद उस टॉय को ब्लैंकेट में छुपा देना। तो वो बच्चा जो है वो उस टॉय को आपने जो छुपा दिया उसके लिए वो रोएगा नहीं, उसके लिए वो ग्रास्प करने नहीं जाएगा। वो ना बहुत कुछ एक सेकंड्स में या एक आधे मिनट में ना वो भूल जाएगा। वो ऐसे भूल जाएगा जैसे वो चीज़ थी ही नहीं, जैसे वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बच्चे के सामने जो है वो उसी पर सेंसेस लगाता है और उतना कि वो देख पाता है, सुन पाता है, स्मेल टेस्ट कर पाता है। जब वो चीज़ उसकी आंखों से दूर हो जाती है तो वो ऐसे उसको भूल जाता है जैसे वो चीज़ उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बिकॉज ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। सो बियॉन्ड देयर इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस बच्चा नहीं जाता, उसके सामने जो चीज़ है उसको बस वही ध्यान रहती है, जैसे ही आपने वहाँ से हटा दी बच्चा भूल जाता है। लेकिन बाय 8 मंथ्स ऑफ एज की अगर हम बात करें तो बच्चा कहते हैं पार्शली जो चीज़ें कवर हैं उसकी प्रेजेंस में उसको देखने लग जाता है। फिर आप टॉय उसके सामने दिखाना और फिर छुपाना ना, तो वो थोड़ा थोड़ा ना ढूंढने लग जाएगा कि वो वाला टॉय कहाँ पर है, वो ढूंढने लग जाता है। तो पार्शली कवर्ड इन हिज और हर प्रेजेंस में, अगर पार्शली कवर्ड है, अगर तो बिल्कुल ही दूर कहीं कर दी, वो बात नहीं कर रहे, लेकिन वो यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। क्या डेवलप करना स्टार्ट कर देता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस को। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट परमानेंस को धीरे धीरे वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। वोकलाइजेशन की बात करें, मतलब कि वॉइस की बात करें, बोलने की बात करें, तो बच्चा बैबलिंग के साथ बिगिन करता है। समटाइम्स बिटवीन 3 to 6 मंथ्स ऑफ एज के बिटवीन वो बैबलिंग करता है। बैबलिंग का मतलब है कि कुछ एक सिलेबल्स को रिपीटेडली बोलना, जैसे बा बा बा, डा डा डा। ठीक है, सो पा 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 इस तरह करना, या फिर डा डा डा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो है वो करता है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे मैं एक बैबलिंग का तुम्हें ना एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे तुमने कोई स्पीच देनी है, कुछ करना है, तो तुम पहले प्रैक्टिस करते हो ना, बस बच्चा भी बोलने से पहले ये प्रैक्टिस करता है, इसको हम बैबलिंग कहते हैं। तो बाबा डाडा करने लग जाता है, ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की। तो स्टूडेंट्स सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में हम देख लेते हैं कि बच्चा जो है वो मोबाइल बाय 6 to 8 मंथ्स ऑफ एज हो जाता है। मोबाइल का मतलब है मूव करना, मूवमेंट,
एंड स्टार्ट शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर देयर मदर कंपनी। अभी 6 से 8 महीने के पहले ना उसे पता नहीं रहता, वो किसी के पास भी ना आसानी से चले जाता है, लेकिन 6 से 8 महीने का जैसे ही बच्चा होता है तो वो ना अपनी मम्मा की प्रेफरेंस को शो करने लग जाता है। अब यहाँ पर वो और किसी के पास नहीं जाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर के पास ही जाना चाहता है। और जब वो डर जाता है किसी नए चेहरे से, क्योंकि लोग उसको मिलते रहते हैं, है ना, तो उसके लिए तो न्यू फेसेस हैं, तो जब वो न्यू फेसेस से डर जाता है या अपनी माँ से सेपरेट हो जाता है ना, तो वो रोता है या फिर वो डिस्ट्रेस, परेशान सा हो जाता है। तो होता है ना, फिर हम उसको वापस पकड़ा देते हैं कि लो जी आप अपना बच्चा संभालो, साथ ही फिर चुप कर जाता है, साथ ही शांत कर जाता है। क्लोज इमोशनल, तो वहाँ पर समझना कि वो बच्चे की सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ हमें लेकर जा रहा है। अब हमने एक अटैचमेंट वर्ड को पढ़ लेते हैं और इसके ऊपर हैलो एंड हैलो का किया हुआ एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे। क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, या फिर जो केयर गिवर्स हैं उनमें और बच्चे में जो एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, जो एक प्यार बनता है, उस इमोशनल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अटैचमेंट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता रहना चाहिए दैट अटैचमेंट की मीनिंग क्या है। तो इस अटैचमेंट को हम समझते हैं बाय स्टडिंग अबाउट द हैरलो एंड हैरलो क्लासिक स्टडी। तो क्या किया था इन्होंने, एक स्टडी की थी बच्चे, मंकीज़, बेबी मंकीज़ के ऊपर एक स्टडी की थी। और बेबी मंकीज़ को ना अपनी जो उनकी असली मदर थी उनसे सेपरेट कर दिया था तकरीबन 8 घंटे बाद, लाइक जन्म के 8 घंटे बाद ना अपनी मदर से उनको सेपरेट करके उनको ना 2 फेक मदर्स दे दी, 2 फेक बेबी, 2 फेक एक झूठी माएँ बना दी। कैसी बना दी? एक तो वायर की बना दी और एक ना कॉटन की बना दी, ठीक है जी, कॉटन के कपड़े की ना सॉफ्ट सी बढ़िया सी बना दी मदर, और एक ना वायर की बना दी। अब ये जो वायर की मदर बनाई थी बच्चों के लिए, बेबी मंकीज़ के लिए, तो उनके पास ना एक मिल्क जो है, मिल्क की बॉटल रख दी, और जो क्लोथ वाली मदर बनाई थी उसके पास ऐसा कोई दूध वगैरह या कोई मिल्क वगैरह नहीं रखा था। तो अब बच्चों को उनमें पलने बढ़ने दिया, थोड़ा सा नर्चर होने दिया, तो ये देखा गया, ये रिजल्ट्स में पाया गया कि जो बेबी मंकीज़ थे, जब उन्हें कभी दूध वगैरह पीना था, फीडिंग वगैरह लेनी होती थी, तो वो वायर मदर के पास चले जाते थे। अदरवाइज वो ज़्यादातर समय कॉटन क्लोथ वाली मदर के साथ बिताते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें वार्मथ मिलती थी, वहाँ उन्हें बहुत सुकून मिलता था, उन्हें सॉफ्ट और अच्छा लगता था। तो वो कांटों वाली मदर के पास नहीं जाते थे। एंड वहाँ पर जो ये देखा गया कि ज़्यादातर समय वहाँ बिताते थे, और जब डर जाते थे या कुछ परेशान हो जाते थे ना, तब भी वो कॉटन क्लोथ वाली मदर के पास ही जाते थे। ये चीज़ देखी गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है दैट सिर्फ फीड दे देना या कुछ चीज़ें सामान ले देना से अटैचमेंट नहीं बनती, बल्कि अटैचमेंट बनती है कॉन्टैक्ट कंफर्ट से। ये जो कॉन्टैक्ट कंफर्ट है, ये नाम दिया गया था जो बच्चे बेबी मंकीज़ को जब कंफर्ट मिला ना, तो इस चीज़ को कॉन्टैक्ट कंफर्ट दिया गया कि आप बच्चे को कितनी वार्मथ दे रहे हो, कितना लव अफेक्शन दे रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो ये आपका सारा डिटेल में जो है ये बताया पॉजिटिव। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरिक एरिक्सन की। ठीक है जी, तो बच्चे एरिक एरिक्सन की अगर हम बात करें, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे का नाम लिया जाता है, ऐसे ही जब हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं सो एरिक एरिक्सन का नाम लिया जाता है। इनकी बेसिकली 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की हैं, बट चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट में सभी 8 स्टेजेस को कवर ना करते हुए इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में जो जो उनकी स्टेज आएगी, हम उन्हीं स्टेज की बात करेंगे। तो जो इनकी फर्स्ट स्टेज और जो 0 to 1 ईयर में जो लाई करती है, उसको हम कहते हैं स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इसको पढ़ लेते हैं बिकॉज ये इसके विद इन आती है। तो इन्होंने कहा था दैट सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है इज बिल्ट ऑन अ फीलिंग ऑफ फिजिकल कंफर्ट विच बिल्ड्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ सिक्योर एंड गुड प्लेस। तो अगर बच्चे में सेंस ऑफ ट्रस्ट लेकर आना है तो वो कैसे होगा? अगर आप उसे फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करते हो, जहाँ से बच्चा दुनिया की अंडरस्टैंडिंग भी वैसी बना लेता है। एरिक एरिक्सन का ये कहना था, क्योंकि फिलहाल उसकी दुनिया, उसके आसपास घूमने वाले 3, 4, 5, 6 लोग हैं, तो वो 3, 4, 5, 6 लोग जैसा उसको ट्रीटमेंट करेंगे वो वैसी ही समझ दुनिया वालों के लिए बना लेगा। तो इन्फेंट का जो सेंस ऑफ ट्रस्ट
ट्रस्ट है वो कैसे डेवलप होगा, अगर बच्चे की पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव होगी, मतलब कि बच्चे का ध्यान रखना, सेंसिटिव, अफेक्शनेट, प्यार भरी, उसको एक्सेप्ट करना, कोई बात नहीं अगर उससे कुछ गलती हो गई है, कुछ खा पी नहीं रहा, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना, ये बच्चे में सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करेगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट पेरेंट्स इनसेंसिटिव हैं और डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं बच्चे के साथ, या उसमें गलतियां निकालते हैं इस टाइम पीरियड में, तो इसमें बच्चा सेल्फ डाउट में चला जाता है और वो दुनिया पर भी मिसट्रस्ट करता है, वो किसी पर विश्वास नहीं करता और उसका खुद से विश्वास भी उठ जाता है, उसे लगता है शायद वो गलत है। सिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट्स, जो बच्चे, जो इन्फेंट्स सिक्योरली अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं, वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई उनको दूसरा भी उठा लेता है, ठीक है, पिकअप कर लेता है, तो गोदी में उठा लेता है काइंड ऑफ, तो बच्चे जो हैं बेटा जी वो पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, खेलते हैं। लेकिन जो बच्चे इनसिक्योर होते हैं, दे इनसिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट्स फील एंग्शियस, वो टेंशन में आ जाते हैं जब वो सेपरेट होते हैं और वो रोने लग जाते हैं ड्यू टू फियर एंड गेट अपसेट, बिकॉज जब वो पेरेंट्स के साथ सिक्योरली अटैच नहीं है तो उन्हें लगता है कि दुनिया भी वैसी ही है। तो जब कोई उन्हें गोदी में उठा ले अपने पेरेंट्स से, जब वो अलग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 2 टॉपिक्स आज की इस वीडियो के। होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को अच्छे से समझेंगे, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से आपने समझना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास।